जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 को कवर करेंगे। इसमें जितने कवि लगे हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे और इसमें कौन कौन से फैक्ट्स अपने KVS एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षितिज भाग 2 के फर्स्ट पेज पे तुलसीदास की ये कुछ पंक्तियां लगी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसीलिए हम इसको अभी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये पंक्तियां हैं, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बर बारी बिचारू, हो ही कवित मुक्तामणि चारू। तो ये पंक्तियां हमें याद कर लेनी है, ये तुलसीदास जी की है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके नेक्स्ट पेज पे एक कविता लगी है जो केवल पढ़ने के लिए, ये चैप्टर नहीं दिया गया है, ये केवल पढ़ने के लिए है। ये एक गीत है सन 1857 के बागी सैनिकों की कौमी गीत। तो ये जो कौमी गीत है इसकी पंक्तियां हैं, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। तो ये गीत है, ये पूरा गीत आप पढ़ सकते हैं। इस गीत को भी हमें याद रखना है। ये NCERT के न्यू एडिशन के सेकंड पेज पे दिया हुआ है। इसके बाद पद्य खंड में जो पहले पद हैं वो सूरदास के लगे हुए हैं। तो सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इनके कवि परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास में जितनी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल की हैं और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इसमें छोटी छोटी लाइन भी क्वेश्चन बन सकता है इनसे, तो इसे हमें अच्छे से पूरा कवर करना है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। तो मैं यहाँ दोनों ही चीज़ याद रखनी है, मथुरा का रुनुक्ता और रेणुका और दिल्ली, क्योंकि दोनों का जो क्षेत्र है ये सूरदास जी से संबंधित है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ हमें याद रखना है कि सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य और अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी आते हैं। इसके बाद फैक्ट दिया हुआ है, ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ याद रखनी है क्योंकि इन चीज़ों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर आपने NVS का एग्ज़ाम दिया हो तो अभी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लमही क्षेत्र किस कवि या लेखक से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं लमही प्रेमचंद से संबंधित है क्योंकि इनका यहाँ जन्म हुआ था। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों को भी याद रखना है, जैसे मथुरा के निकट रुनुक्ता है, रेणुका, और दिल्ली के पास सीही और पारसौली, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं और वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। अब देख लेते हैं कि इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों याद रखने हैं। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आपको ये लाइन तो ज़रूर याद रखनी है, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि कौन हैं, तो उनमें नाम आएगा सूरदास। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भ्रमर गीत भी सूरदास की है। इस रचना से यहाँ 4 पद लिए गए हैं जो क्षितिज के भाग 2 में यहाँ लगाए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो हम सभी ये कहानी जानते हैं कि कृष्ण जब द्वारका चले जाते हैं तो गोपियाँ उनके विरह में बहुत दुखी होती हैं और जब कृष्ण को ऐसा पता चलता है तो वो उद्धव के साथ अपना संदेश भेजते हैं। उद्धव ने उनको निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का ये शुष्क संदेश पसंद नहीं आया।
तभी वहाँ पे एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भ्रमर गीत का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो जब उद्धव और गोपियों के संवाद के बीच एक भौरा आ जाता है तब से। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में जो यहाँ पहला पद लगाया हुआ है, गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है, जो पहला पद लगा है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाना जाना, ये सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो ये पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। इस तरीके से यहाँ 4 पद लगे हुए हैं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा पद लगा हुआ है, मन की मन ही मांझ रही। तीसरा है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तीसरे के बाद यहाँ चौथा लगा है, हरी है राजनीति पढ़ी आई। तो इनके बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, उनसे रिलेटेड ये पद हैं। अब इन पदों को आप खुद से पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बाद अगले कवि लगे हुए हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। ये तीनों चीज़ें कवर करनी है अच्छे से, उत्तर प्रदेश, बांदा जिला, राजापुर गांव। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो जिला एटा मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तो मानव मूल्यों के उपासक कवि कौन है? तुलसीदास जी। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। तो रामचरितमानस किसकी है? आप सभी जानते हैं, तुलसीदास जी की। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा यानी कि रामचरितमानस के अलावा इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली और विनय पत्रिका। तो इन चारों में आप देख रहे हैं लास्ट में वली लिखा है, तो वली से हम इसको याद कर सकते हैं कि ज़्यादातर जिसमें वली आएगा वो तुलसीदास की होंगी। और विनय पत्रिका भी इनकी रचना है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। और सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। तो काशी भी आपको याद रखना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है और विनय पत्रिका, कवितावली की रचना ब्रज में। तो आपको ये भी याद रखना है रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। विनय पत्रिका और कवितावली की क्या है? ब्रज भाषा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। जो जो काव्य रूप उस समय प्रचलन में थे वो सभी रामचरितमानस में, उनकी रचनाओं में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस का छंद कौन सा है? तो चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। विनय पत्रिका में गेय पद हैं, जो गा सकते हैं उसे गेय कहते हैं। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। कवितावली में सवैये और कवित हैं। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यहाँ पे जो अंश लगा है वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो वो क्रोधित होकर वहाँ आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वो आपे से बाहर हो जाते हैं। मतलब बहुत गुस्सा आता है उनको। आप सबने रामायण देखी है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं।
इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 कवि करे हैं और अच्छे से करे हैं। इसके बाद हम लाइन वाइज इसको करते जाएंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, हम इसको मिस नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो चीज़ करने में हमें यहाँ 2 घंटे लगे हैं, उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय लगा है। तो इस वीडियो को और बाकी की वीडियोस को भी ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।